हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, रेडियो कक्षा लेकर मैं फिर आपके साथ हूं और आज की ये क्लास हमारी हिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है एज फार एज क्लास 7th इज कंसर्न। तो कक्षा 7 की हमारी आखिरी क्लास होगी हिस्ट्री की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे उस पीरियड के बारे में जहां पर हमने अपनी 7वीं क्लास को छठी क्लास को छोड़ा था, जिसमें हमने आपसे बात की थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की। एक क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर था जिसके तहत मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ था। मुगल एम्पायर के लगभग एंड तक की हमने आपसे बात कर ली थी, तो हम वहां से थोड़ा सा आगे आपको लेकर जाएंगे। दिस लेक्चर इज सॉर्ट ऑफ गोइंग टू बी एक जो ब्रिज ओवर होता है वो होगा आपकी 7th क्लास और 8th क्लास के बीच का, क्योंकि जब आप 8th क्लास में आएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक बार आपको बताया था कि किस प्रकार हम मॉडर्न हिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार हम एंशिएंट हिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, मिडीवल को कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे पॉलिटिकल सेटअप्स की, कुछ ऐसे छोटे छोटे हमें कहना चाहिए किंगडम्स की, रूलर्स की, जो एक मुगल एम्पायर जो बहुत बड़ा एम्पायर था उसके डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ अस्तित्व में आते हैं। और बच्चों, लार्जली ऑल ऑफ द किंगडम्स व्हिच वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट, दे वर इन वन वे और अदर रिलेटेड टू मुगल एम्पायर। उसमें से ज्यादातर जो चीफ्टन्स थे या ज्यादातर जो भी उनके फाउंडर्स हुए वो मुगल एम्पायर से किसी ना किसी तरीके से संबंधित थे। आइदर दे वुड पे होमेज टू मुगल एम्पायर और दे वुड बी पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर डायरेक्टली। सबसे पहले बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो उस समय में फॉर्मेशन में आई। सबसे पहले तो आपको ये भी बता दें कि किस प्रकार जो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन था वो दैट स्टार्टेड राइट फ्रॉम लास्ट ईयर्स ऑफ औरंगजेब। हाउएवर बिकॉज ऑफ औरंगजेब बीइंग सच एन एक तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में या यूं कहें एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्क के रूप में ही हैड सर्टेन कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से ही इन अ वे प्रिवेंटेड डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। बट एज सून एज ही डाइड तो वो जो प्रोसेस था दैट स्टार्टेड हैपनिंग, और उनके जो सक्सेसर्स थे दे वर नॉट एज गुड एज औरंगजेब वाज। तो दैट वाज लाइकली टू हैपन कि जो उनके इतना बड़ा साम्राज्य था और उसमें इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट। फिर बच्चों, इसी दौरान कुछ एक्सटर्नल क्राइसिस भी हुए, जैसे ईरान से नादिर शाह का आक्रमण होना। ही प्लंडर्ड हार्ड, दिल्ली को लूटा गया। उसके बाद में 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होना, वो भी इसी प्रकार की एक रेड थी जिसने कहीं ना कहीं न केवल मुगल साम्राज्य को फिजिकली और फाइनेंशियली कमजोर किया, बल्कि एक जो प्रेस्टीज थी उसको भी गहरा आघात पहुंचाया। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थे जो इस दौरान उभर कर आते हैं, कौन कौन से नए रूलर्स थे, कौन कौन से नए रूल्स थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखिए, हमने अभी आपसे कहा था ऑफ दोज पॉलिटिकल फॉर्मेशंस वर रिलेटेड टू मुगल एम्पायर। हैदराबाद का हम जिक्र करते हैं। हैदराबाद एक स्टेट के रूप में निकल कर आता है उस दौर में 1724 के आसपास। निजामुल मुल्क आसफ जहां, वो एक बहुत पावरफुल नोबल थे मुगल एम्पायर के दौरान, और उनको सियार जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने डेक्कन की गवर्नरशिप दी, और उसके साथ में सिंस ही वाज एन एम्बिशियस पर्सन ही स्टार्टेड टेकिंग पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस। और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धीरे धीरे चीजों को लिया, एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर इट वाज अराउंड 1724 उसने अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दी। ही काइंड ऑफ सेवर्ड ऑल जो एक कहना चाहिए सुजेनिटी का या एक जो फॉर्मल रिलेशन, एक फॉर्मल जो अथॉरिटी थी मुगल एम्पायर की, उससे उसने अपने आप को ब्रेक किया एंड ही प्रोक्लेम्ड हिज इंडिपेंडेंस। उसके बाद जिसे हम निजाम शाही कहते हैं हैदराबाद की, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। हैदराबाद के राज्य के एग्जिस्टेंस में आने के और भी बहुत सारे रिपरकेशंस हैं, और भी बहुत सारे कहना चाहिए पॉजिटिव परिणाम हुए वहाँ की कल्चर के लिए, जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। हैदराबाद की तरह एक अवध की हम बात करते हैं। अवध जो आज मॉडर्न डे, जिसे मॉडर्न डेज में जहाँ हम लखनऊ का एरिया है वो अवध, वहाँ पर सदत खान थे, वो भी एक बार फिर मुगल साम्राज्य के जिनको अपॉइंट किया गया था वहाँ पर। और उन्होंने भी जब देखा कि मुगल एम्पायर का जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता उन्हें दिखाई दिया, ही ऑल्सो प्रोक्लेम्ड हिज इंडिपेंडेंस अराउंड सेम टाइम एज निजामुल मुल्क इन हैदराबाद। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इस तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन था दैट वाज इन बंगाल। बंगाल में मुर्शिद कुली खान थे, जिनको नायब के रूप में यानी कि एक गवर्नर के डिप्यूटी के रूप में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन ही सेंस्ड अपॉर्चुनिटी ही प्रोक्लेम्ड हिज इंडिपेंडेंस। सो ये जो तीनों के तीनों राज्य थे वो लगभग अराउंड सेम टाइम दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। और यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कॉमन जो फैक्टर था वो ये था जो जिस मुगल एम्पायर को कमजोर भी किया,
दैट वाज द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें क्या होता था कि जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स दे वुड फार्म आउट रेवेन्यूज, एक पूरा एरिया उनके प्रोविंस का था, दे वुड अट्रैक्ट सम बिट्स, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते थे एंड कि एक निश्चित सम के एवज में वो उनसे उसके जो दीवानी के राइट्स होते थे वो किसी एक फार्मर को दे देते थे एंड इन टर्न जो रेवेन्यू फार्मर होते थे वो बहुत रिगरसली टैक्स करते थे पेजेंट्स को, जिसके फलस्वरूप क्या होता था, ना तो वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती थी, सॉइल के लिए कुछ काम होना होता था, इरिगेशन के लिए काम होना होता था, सिंस दे वर नॉट कंसर्न विद डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो वो एक तरीके का जिसे हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन हुआ पेजेंट्स का। और उसने कई बार पेजेंट रिवोल्ट्स भी हुए। और यदि हम इस एरिया की बात करें दिल्ली के पास में, तो जाट एक कम्युनिटी थी जिसके सूरजमल चूड़ामणि जैसे लीडर्स के नेतृत्व में उन्होंने, सिंस दे वर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, तो उन्होंने इस चीज के खिलाफ विद्रोह किया एंड दे वुड चैलेंज मुगल अथॉरिटी अप फ्रंट। इस तरीके से ये लगभग एक कॉमन प्रैक्टिस रही इन तीनों ही रियासतों के, इन तीनों ही राज्यों के फॉर्मेशन में। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटीज उस दौर में आई, राजपूत की हम बात कर सकते हैं। राजपूतों ने भी जनरली अपने आप को जब देखा कि देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन मुगल एम्पायर, देयर वाज नथिंग सब्सटेंशियल देयर, तो उन्होंने भी अपनी जो इंडिपेंडेंस थी उसको प्रोक्लेम करना शुरू कर दिया। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर या डायनेस्टी या किंगडम कहें वो मराठा किंगडम था। मराठा जो जिसे हम आज महाराष्ट्र रीजन कहते हैं, वहाँ की एक मार्शल कॉम थी और शिवाजी के नेतृत्व में, पहले शिवाजी थे, शिवाजी वाज देयर व्हाइल औरंगजेब वाज एम्परर ऑफ इंडिया। शिवाजी ने वहां से ही शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि दिस वाज अ साइकिल के मराठास जो थे या और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल किंगडम्स थे, उन्होंने सबने मिलकर भी कहीं ना कहीं अपने जो मुगल एम्पायर के कुछ इनहेरेंट फ्लॉज थे उसके साथ इस तरीके के पॉलिटिकल फोर्स का होना, उसने डिसइंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल साबित हुए। तो शिवाजी के बाद फिर पेशवाज के नेतृत्व में मराठोज ने वो जो उनका मराठास का एक प्लंडरिंग का और उनका अपना किंगडम जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया वो कंटिन्यू रहा। मराठास के बाद हम बात करते हैं सिक्स की। सिक्स में गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समय से ही वाज एक्टिव और फिर उसके बाद सिक्स ने भी अपने आप को इसी तरीके से कंसोलिडेट किया। सिक्स जो उनका रीजन था वो दैट वाज लार्जली मॉडर्न डेज पाकिस्तान, जिसमें लाहौर में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, वहां के आसपास उनकी एक डोमिनेंस थी। छोटे छोटे नए नए रीजनल किंगडम्स आए और साइड बाय साइड देयर वर मुगल एम्परर्स टू, बट दे वर ओनली इन नेम, क्योंकि हम देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट तक, जिसके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां तक भी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। तो वहां तक एक जिसे हम कहते हैं नॉमिनल अथॉरिटी के रूप में मुगल एम्परर्स रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो डी फैक्टो पावर थी वो मुगल एम्पायर में नहीं रही। उसके जो नोबल्स थे उन्होंने वहां फैक्शनल पॉलिटिक्स हुई, उसके परिणाम स्वरूप भी कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंची मुगल एम्पायर को। तो बच्चों इस प्रकार ये सब छोटे छोटे किंगडम्स रहे और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक या हम कहें पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो इस पीरियड का रहा वो था ईस्ट इंडीज कंपनीज का भारत में आना। हमने थोड़ा सा इस बारे में आपसे डिस्कस किया था किस तरीके से पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए और उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट स्टार्टेड इट्स एक्टिविटीज एज लार्जली अ मर्चेंडाइज कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल एम्बिशंस वहां पर आए टू कैप्चर द ह्यूज ट्रेड इन इंडिया। और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार जो भारत की स्थिति थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थे, उनको बहुत इजीली सुपरसीड करते हुए, ओवर पावर करते हुए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया एंड दैट लार्जली लेड टू सेंचुरी एंड इनफैक्ट मोर देन 100 years ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, जिसके बारे में हम आपकी अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए रेडियो कक्षा में इतना ही। 7th क्लास की हिस्ट्री यहाँ पर खत्म होती है। 8th क्लास की हिस्ट्री लेकर 8th क्लास के बच्चों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।